यस प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इन द प्रीवियस पार्ट हम लोगों का जीसी एक्ट गोइंग ऑन था, जिसमें हम लोगों ने मेजोरिटी पार्ट अपना कवर अप किया। जस्ट लास्ट 5 6 पेजेस अपने कुछ पेंडिंग है, जो आज हम कंप्लीट करेंगे अलोंग विथ मॉड्यूल, जो भी इसके क्वेश्चंस होंगे, प्लस मेनली द स्कैनर। स्कैनर में से काफी क्लैरिटी आप लोगों को मिलेगी, बिकॉज अभी तक आप जस्ट सुन रहे हैं, प्रोविजंस को क्लियर कर रहे हैं, अभी तक उसकी एप्लीकेबिलिटी का सवाल नहीं आया कि हमें क्वेश्चन किस सेंस में पूछा जाएगा। हमने प्रोविजंस क्लियर करी, जैसा कि जीसी एक्ट ने हमें बताया था, इसके ऑब्जेक्टिव ने बताया था कि मैं दो चीजों में डील करता हूं। मैं सिर्फ आप लोगों को कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के मीनिंग ही नहीं, इवन द जर्नल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपको क्या करूंगा, प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपकी इंटरप्रिटेशन काफी और क्या हो जाएगी, इजी। और कल का हमारा जो लास्ट टॉपिक था सेक्शन 5 से लेके 13 तक, दैट डील्स विद द जर्नल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि किसी भी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन में, क्लियर, एक इंटरप्रिटेशन वाला टॉपिक था, वो अलग था। वो नॉर्मल यूसेज वाले रूल्स थे कंप्लीट एक्ट के, मतलब इंटरप्रिटेशन करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए। बट आपने कल यहाँ पे जो डिस्कस करे सर, ये कुछ स्पेसिफिक एक अलग है। जैसे कल आपने बात करी कमिंग इनटू फोर्स का मतलब क्या है। सबसे पहले तो सेक्शन 5 का मतलब कोई भी एनेक्टमेंट कमिंग इनटू ऑपरेशन, या कमिंग इनटू ऑपरेशन मतलब विद इफेक्ट फ्रॉम, क्या डेट से वो लागू माना जाएगा। सर इसके रिगार्डिंग हम लोग क्या समझते हैं, पहली बात, अगर तो, पहला पॉइंट, अगर तो उस एनेक्टमेंट ने कोई पर्टिकुलर डेट क्या करी है, मेंशन, फिर तो द डेट ऑफ, जो भी मेंशन जिस दिन, पहली बात, इसने वर्ड जरूर लिखा हुआ है कि पहले तो ये चीज पे डिपेंड करेगा कि सर ये एक्ट आप कौन सा पूछ रहे हो, कमेंसमेंट से पहले वाला या कमेंसमेंट के बाद वाला। अगर तो कमेंसमेंट के पहले वाला होगा तो असेंट किसकी लगती थी, गवर्नर जनरल। और अगर आप आफ्टर द कमेंसमेंट की बात कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट। बाकी रही बात, इन्होंने वर्ड जरूर कहा कि बेसिकली सर जिस दिन प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है, बट असेंट फाइनली कंप्लीट कब होती है, जब उसको ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर क्या कर दिया जाएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा। जब तक ये अनाउंसमेंट नहीं होती तब तक वो कोई भी एनेक्टमेंट लॉ ऑफ लैंड नहीं होती। तो हमने कल पहले तो ये पॉइंट पढ़ा। बाकी उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर अगर कोई डेट ही मेंशन कर दी गई कि ये कमिंग इनटू ऑपरेशन इस दिन को होगा, तो ये उसी दिन से माना जाए। तो पहले दो पैराग्राफ तो आपके इस चीज में डील करते हैं। मैं करक्स दे रहा हूं दोबारा, ध्यान से सुन लेना। अगर किसी की पॉइंट कोई नहीं क्लियर हुआ, दोबारा एक बार देख लो। जस्ट 2 2 मिनट की बात होती है, अपने पास वैसे भी सरप्लस टाइम है आज, कमिंग टॉपिक तो बहुत कम सा ही है। और आपने स्पेशली यहां पे एक कोर्ट का डेकोरम पढ़ा इन दो पैराग्राफ्स। कोर्ट का पॉइंट यहां पे क्या आया कि सर लेजिस्लेट करना ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। कौन सा एक्ट कब लेकर आना है, कौन सी डेट को लेकर आना है, ये गवर्नमेंट की मर्जी है। कोई भी कोर्ट गवर्नमेंट को एनफोर्स नहीं कर सकती किस बात को लेकर, कि एक स्पेसिफिक डे को आपका एनेक्टमेंट लाया जाए। ज्यादा से ज्यादा कोर्ट को पावर है क्या, एक रिट फाइल करने की, एक याचिका, एक रिक्वेस्ट जैसे कहते हैं, कि आप हमारा क्वेश्चन कंसीडर करिए कि इसके रिगार्डिंग कब तक आ सकता है। आप जस्ट पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, बट उनको एक वर्ड आया था बीच में, मैंडेमस, एक पक्का ऑर्डर नहीं दे सकते, स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं दे सकते कि आपको इस पर्टिकुलर डे को एनेक्टमेंट लानी पड़ेगी। देन आफ्टर दैट हमारे पास आया था सर ये पैराग्राफ, इवन द रूल्स भी। सर नॉट ओनली एनेक्टमेंट, पहली बात तो रूल्स एंड, कल डेफिनेशन हमने पढ़ी एनेक्टमेंट की, रूल्स एंड रेगुलेशन भी तो स्पीसीज ऑफ क्या होते हैं, लेजिस्लेशन। एक वर्ड स्पेशली लिखा गया था एनेक्टमेंट के अंदर कि रूल्स एंड रेगुलेशन कोई अलग से नहीं होते, ये भी लेजिस्लेशन की ही क्या है, स्पीसीज। तो सर ये भी तो बाय ऑफिशियल गैजेट में जिस दिन नोटिफाई किए जाएंगे, ना कि जिस दिन से प्रिपेयर करने शुरू करें। ये आज भी बात दोबारा आएगी। आज वाला काफी कंटेंट लास्ट तक जाते जाते या तो इरेलीवेंट होगा या रेपिटेटिव होगा, काफी हद तक, तो काफी हद तक क्लियर। नेक्स्ट इज आफ्टर दैट, और हमने एक मेन टॉपिक पढ़ा। मतलब अगर तुझे आ गया ना ये सेक्शन रिगार्डिंग सेक्शन 5 की कमिंग इनटू फोर्स का मतलब क्या है, अगर तो पर्टिकुलर केस स्टडी है तो वैसा रिप्लाई दो, अगर डिस्क्रिप्टिव पॉइंट से आ गया ना, सारा लिखा पॉइंट वाइज याद रखो कि पैराग्राफ उस वाले में क्या बात हुई थी, अगले को प्रॉपर एक्सप्लेन कर कि हमने क्या पढ़ा। हमारी कोई भी जो गवर्नमेंट है, वो कोई फ्रैक्शन ऑफ द डे को कॉग्निजांस नहीं देती कि जी कल से शुरू करेंगे या फलाना। जो डेट लिखी हुई है
इमीडिएटली उस डेट के इवन फर्स्ट सेकंड से आपका पर्टिकुलरली वो रूल क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। देन आफ्टर दैट हमने बड़ा अच्छा टॉपिक पढ़ा, प्रिजम्पशन अगेंस्ट द रेट्रोस्पेक्टिविटी। सर वैसे तो रेट्रोस्पेक्टिविटी होती नहीं है, क्लियर, ना होनी चाहिए। अगर कोई सेंट्रल एक्ट या रेगुलेशन बेसिकली आज बनाया गया तो हमारी जर्नल प्रिजम्पशन तो क्या होती है, प्रोस्पेक्टिवली आज के बाद एप्लीकेबल होगा। तो हमने कल एक पॉइंट पढ़ा, अनलेस स्पेसिफिकली रिटन या इंटेंशन, कि द वर्ड्स ऑफ द लॉ इस तरह की इंटेंशन मौजूद कर रहे हैं कि यहां पे रेट्रोस्पेक्टिविटी से इसका इफेक्ट क्या होगा, काउंट होगा, देन अलग बात है। अदरवाइज रेट्रोस्पेक्टिविटी बाय डिफॉल्ट नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक की मेन चीज जो बार बार वर्ड आपके पास आ रहा है, रिपील। रिपील का मतलब क्या है? अच्छा, रिपील्ड एक्ट मतलब नया वाला है पुराने वाला? पुराने वाला, जिसको रिपील किया गया, समझे ना। हमेशा एक वर्ड आगे नेक्स्ट भी चल रहा है बार बार, रिपील्ड एक्ट, रिपील्ड पार्ट। रिपील्ड पार्ट मतलब जिसको रिपील किया गया, जिसको चेंज किया गया, पुराने वाला। एंड उसके बदले में जो नया आया, दैट इज न्यू एक्ट, वट एवर बी द लेजिस्लेशन जो भी वहां पे चल रही होगी, दैट इज क्लियर। आओ जी फटाफट। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ वर्ड, बड़ी हमने क्या लिखा था, रिपील। हमने कहा था सर आप कोई भी लेजिस्लेशन, पहली बात तो सेंट्रल एक्ट या रूल्स एंड रेगुलेशन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं। बट द मेन पॉइंट इज उस रिपील का ये फॉलोइंग इफेक्ट नहीं होगा, द रिपील शैल नॉट। मैं तो मेन वर्ड यहां पे एक ही पढ़ा, द रिपील शैल नॉट। पहला, ना तो ये उन चीजों को जिंदा कर पाएगा जो पहले प्रिवेल करती हैं, क्लियर, और ना ये किसी प्रीवियस ऑपरेशंस को अफेक्ट कर पाएगा, ना किसी के राइट्स, प्रिविलेजेस, ऑब्लिगेशंस इन पे कोई इफेक्ट आएगा, और ना ही कोई पेनल्टी, फॉरफीचर, पनिशमेंट जो भी पुराने केस के अकॉर्डिंग गोइंग ऑन है, और ना कोई इंक्वायरी, लिटिगेशन और रेगुलेशन। तो चाहे बेशक आपका कंपनीज एक्ट क्या हो चुका, रिपील हो चुका, 2013 ने आके उसको चेंज कर दिया, इसका मतलब थोड़ी कि पुराने वाला सारा काम खत्म हो गया। जिसके जो राइट्स, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, फलाना फलाना जो कुछ भी चल रहा था, सब कुछ एज इट इज चलेगा, कोई चेंज होने वाला नहीं। देन आफ्टर दैट एक बीच में वर्ड यहां पे इस पैराग्राफ के अंदर आया, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स, रिपील एंड ओमिशन। व्हाट इज द मेन डिफरेंस? रिपील का मतलब क्या होता है सर? एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड इन द लॉ, कि जैसे वो लॉ में एग्जिस्ट करता ही नहीं था। दैट मीन्स कंप्लीटली, एक वर्ड लिखा हुआ है ऑब्लिटरेट, कि बिल्कुल ही नामो निशान उसका खत्म कर देना। पर जो डिलीशन होती हैं या ओमिशन होती हैं सर, उनमें उनका मकसद ये नहीं होता कि उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए, एज इफ कि वो कभी एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। वो निशान अपने फिर भी छोड़ जाएंगे, क्योंकि आज भी लॉ में कई जगह अगर ओमिशन लिखा हुआ है तो ओमिटेड लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि वहां पे डी क्लॉज था बट क्या कर दिया गया, ओमिट। ऐसा नहीं कि वो हटा ही दिया गया, उसकी नंबरिंग ही चेंज कर दो। बिल्कुल ही नामो निशान कब खत्म होता, जब तुम बाकी क्लॉजेस की भी नंबरिंग क्या करते, चेंज, जिसको पता ही नहीं कि डी क्लॉज यहाँ पे था भी कोई, फिर वो रिपील होता। अगर आज भी वहां पे डी क्लॉज लिखा हुआ है ओमिटेड, लाने को सरकार जब मर्जी दोबारा ला दे, लाने को क्लॉज जगह तो बनी हुई है ना। आज की डेट में उसको खाली कर दिया, कल को जब मर्जी भर दो। तो ये मेन डिफरेंस आपने कल एक बेसिकली डिस्कस करे। और आफ्टर दैट सर हमारा एक मेन टॉपिक बीच में आया था, अगर कोई एक्ट इन बिटवीन कुछ प्रोविजंस ऑफ द मेन एक्ट को रिपील करने के लिए बाय द वे ऑफ टेक्सचुअल अमेंडमेंट, यहां पे मैंने एग्जांपल दी थी कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, और कोई आज की डेट में अगर आप रिपील करते हो, क्लियर। हमने कल एक मेन लाइन इसके अंदर क्या लिखी सर, जब भी आप पर्टिकुलरली कोई टेक्सचुअल अमेंडमेंट लेकर आते हो, पहली बात, अमेंडमेंट अपने आप में प्रिवेल नहीं करती, अमेंडमेंट मेन एक्ट का क्या बन जाती हैं, पार्ट। और अगर तुम 2025 में उस 2019 वाले एक्ट को हटा भी दो, हटा लो, कुछ भी नहीं बनेगा। क्यों? वो जितनी भी अमेंडमेंट्स थी वो तो सर मेन वाले का क्या बन चुकी थी, पार्ट। अगर 2019 वाला हटा भी लोगे ना, अमेंडमेंट्स तो आज भी क्या करेंगी, प्रिवेल। बाकी अनलेस स्पेसिफिकली रिटन, इनका ना एक वर्ड है, ये जर्नल क्लॉजेस पढ़ने का मतलब कंस्ट्रक्शन के रूल्स पढ़ने का, अपने आप से नहीं वो चलेगा। अगर तुम चाहते हो स्पेसिफिकली बोल के जा,
कि जो अमेंडमेंट 2019 में आई थी मैं उनको खारिज करता हूं, उसकी जगह नया ये प्रोविजन आएगा, फिर तो आप बोल गए ना, फिर तो आप नए पार्ट में लिख गए। पर पुराने वाला ऐसे ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होगा, क्योंकि अमेंडमेंट्स हमेशा जो होती हैं वो मेन एक्ट का क्या बन जाती हैं, पार्ट बन जाती है। देन आफ्टर दैट सर वर्ड आया था क्या, रिवाइवल। अभी तो आपने पीछे क्या कहा, इफेक्ट ऑफ रिपील में आप रिवाइवल नहीं कर सकते उन चीजों का जो प्रिवेल ही नहीं करती एंड ऑल। और अगर आप रिवाइवल करना चाहते हो, यहां पे सिंपल एक वर्ड था सेक्शन नंबर 7 में, एक वर्ड, पर्पस बता क्यों रिवाइव करना है, इंटेंशन बता क्यों रिवाइव करना है। अगर इंटेंशन जस्टिफाइड निकली हम करवा देंगे, नहीं अदरवाइज बिना उसके तो हम आपको रिवाइवल करना अलाउड ही नहीं। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ, इसमें भी बड़ा सिंपल सा फंडा एक, कहते हैं आज भी वेरियस अनेक्टमेंट्स में जगह जगह कंपनीज एक्ट 1956 का नाम लिखा हुआ है, जबकि उस एक्ट को तो क्या कर दिया गया, रिपील बाय कंपनीज एक्ट 2013। तो सर तुम्हारे किसी भी एक्ट को रिपील करने से जगह जगह जितने एक्ट्स में तुम्हारा नाम यूज किया गया है, क्या हर जगह वो अपने एक्ट अमेंडमेंट थोड़ी करेंगे। इतना तो यूजर को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वहां पे 1956 लिखा हुआ है, तो आप बाय डिफॉल्ट उसको क्या पढ़ो, 20, हाँ पर 2013 तो पढ़ना। अगर उनके बारे में नई प्रोविजंस नए वाले एक्ट ने बात करी हुई है, जैसे इनकॉर्पोरेशन वाले आपने टॉपिक्स पढ़े या प्रोस्पेक्टस को लेकर बात पढ़ी, बाय डिफॉल्ट 1956 पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वो वाला पार्ट कंप्लीटली क्या हो चुका, रिपीट। पर हाँ जहां पे इंटेंशन क्लियरली यूजिंग द 1956 थी, तो वहां पे 1956 ही पढ़ा जाएगा, वहां पे तुम फिर इसको 2013 नहीं कहोगे। जैसे मैं एग्जांपल दूं, ये इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन वाले जो टॉपिक्स हैं ना, ये आज भी मोस्टली 1956 वाले चल रहे हैं। कि मान लो कंपनी की किसी की इंक्वायरी चलती है, 29 चैप्टर्स है ना कंपनी एक्ट के, तो 29 चैप्टर्स कंप्लीटली रिप्लेस नहीं हुए। मोस्टली तेरे इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन वाले जो हैं, इंस्पेक्शन वाले, ये थोड़े पुराने के अकॉर्डिंग ज्यादा चलते हैं। तो आज भी वहां पे 1956 ही लिखा हुआ है, तो उसको तुम 1956 ही पढ़ोगे, जहां पे स्पेसिफिक इंटेंशन पुराने वाले को यूज करने की ही दी गई है। आफ्टर दैट सर हमारे सिंपल सिंपल टॉपिक शुरू हुए, जिनमें से पहला वर्ड तो आया सर टाइम की कैलकुलेशन, डेज की। फ्रॉम टू वर्ड आप कैसे यूज करोगे। पहली बात तो अगर फ्रॉम वर्ड लिखा होता तो वो फर्स्ट डे आप इंक्लूड, एंड टू वर्ड का मतलब क्या, द लास्ट डे, जब तक लिखा हुआ है वो इंक्लूड करेंगे। एंड अगर कंप्यूटेशन ऑफ टाइम की बात की जाए, अब लॉ ने, जैसे मैं कल एग्जांपल दे रहा था, लॉ ने, अब कल बता रहा था सीबीडीटी एक्सटेंड करेगी आगे नोटिफिकेशन, कर दी एक्सटेंड 10 नवंबर, 10 दिसंबर, 10 दिन बढ़ा दिए। ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करने के वो 31 थी, वो तो और एक्सटेंड होगी, 10 दिन और मिल गए। 30 सितंबर से पहले करी 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर से अब कितनी हो गई, 10 नवंबर। और आईटीआर की मैंने कहा था 1 मंथ, 10 दिसंबर, मतलब जो काइंड ऑफ हमने 2 दिन पहले रिटर्न भर दी, टैक्स रिलेटेड भर देते, क्या जरूरत थी। तो अल्टीमेट वो ठीक है, जब एक्सटेंशन मिल गई, पर वो इंटरेस्ट नहीं छोड़ेंगे, पंगा ही है। चाहे आपको एक्सटेंशन दे रहे हैं पर्टिकुलरली कि आप भर दो, एक्सटेंशन किस चीज की है, पेनल्टी की, कि पेनल्टी नहीं लगेगी, इंटरेस्ट तो लगेगा। अगर हमारा टैक्स बनता है पर्टिकुलरली, तो टैक्स जितना लेट भरोगे उसके ऊपर इंटरेस्ट एलिमेंट बहुत लगेगा। पढ़ोगे एडवांस टैक्स, 10,000 से ऊपर अगर मान लो आपका ईयरली टैक्स बनता है, तो आपको एडवांस पेमेंट्स करवानी पड़ती। अब साहिल सर का बनता था, मेरा बनता था, चलो उनका तो बाय डिफॉल्ट कुछ था, रिगार्डिंग दैट तो हमने उनका पहले टैक्स भरवा के रखा हुआ था कि इंटरेस्ट एलिमेंट बचे, नहीं कम से कम टैक्स पार्ट के अंदर 8-10 हजार तो ब्याज लग जाता है, फिर वो क्यों फालतू में पे आउट करें, तो पहले एडवांस टैक्स पे कर दो। या बंदे का टीडीएस ऑलरेडी ज्यादा कट हो रखा हो, तो भी वो एडवांस टैक्स का ही पार्ट है, ये चीजें। अब मेरे वाले में नॉर्मली थोड़ा बहुत टीडीएस था, तो तकरीबन 2-3 हजार के आसपास तो इंटरेस्ट लग गया उसमें, क्योंकि एज पर प्रोविजन तो चलना पड़ेगा ना, ये चीज होती है। तो हम जो बात कर रहे थे यहाँ पे कि लॉ तो हर जगह वर्ड बोलता है विद इन 30 डेज, लॉ को थोड़ी पता है कि तुम्हारे 30 डेज कब कंप्लीट होंगे। मे बी 30 डेज आपके कंप्लीट हुए 31 तारीख को, 31 तारीख को वर्किंग डे नहीं था, एंड दैट वाज द लास्ट डे एज पर द नॉर्म्स, दैट वाज द लास्ट डे। तो वहां पे जीसी एक्ट ने आके थोड़ा सहारा लिया। जीसी एक्ट कहता पर्टिकुलरली सर कोई इशू नहीं है, आप जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे होगा, कई बार मान लो लॉन्ग वीकेंड आ गया, छुट्टियां ज्यादा आ गई, तो इन दैट केस, क्योंकि कोर्ट थोड़ी आपको मतलब या लॉ थोड़ी आपको लिख कर देगा कि वो पर्टिकुलर डे इस दिन अलाउड है या नहीं है, लॉ हमेशा अपनी लैंग्वेज लेके चलता है विद इन 2 मंथ्स।
विद इन दीज डेज, वो आप कैलकुलेट करोगे, मतलब टाइम सिखा तो दिया ऊपर, वो आप कैलकुलेट करोगे कि क्या डेट आप लोगों की लास्ट डेट बनती है। अब पता नहीं वो लास्ट डेट वर्किंग डे होगा या नहीं, तो कहते कोई इशू नहीं सर, नेक्स्ट वर्किंग डे भी हम अपना क्या कर लेंगे, उसको एंटरटेन कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आफ्टर दैट हमने पढ़ा था सर मेजरमेंट ऑफ किसको लेकर, इसमें क्या पॉइंट था, रेडियस, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। जब भी डिस्टेंस कैलकुलेट होते हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन बेसिस पे रेडियस लेते हुए ऑल ओवर, समझना पॉइंट, इस वे से आपका डिस्टेंस क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, नॉट ग्राउंड सरफेस, हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्लियर। नेक्स्ट, एंड ड्यूटी टू बी टेकन, इसमें वर्ड हमने क्या पढ़ा था स्पेशली, इसमें एग्जांपल हमने किसकी पढ़ी थी, एक्साइज, जीएसटी, कस्टम्स, ये मोस्टली आपके क्या होते हैं, वैल्यू बेस्ड, कोई क्वांटिटी बेस्ड। जैसे कल मैंने फ्रूट्स वगैरह की एग्जांपल आपको प्रोवाइड करी सर, वो भी तो क्या, प्रोराटा। प्रोराटा एक लेटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब होता है प्रोपोर्शनेट। कि कॉमन सेंस अगर अल्टीमेटली कई बार एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कैलकुलेट हो सकती, तो वहां पे आप प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैलकुलेट कर लो। मे बी क्वांटिटी कुछ ज्यादा भी हो सकती है, कुछ क्वांटिटी कम भी हो सकती है। आप तो डेली लाइफ एग्जांपल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ऐसे ही कस्टम वाले, एक्साइज वाले, कि जब भी मान लो प्रोडक्शन के ऊपर, अब उनके रेट फिक्स होते हैं कि हमने पर टन के ऊपर इतनी ड्यूटी आपसे चार्ज करनी है, फिर क्वांटिटी कौन सा पूरी पर टन के अकॉर्डिंग निकलेगी। मन करे सर कुछ क्वांटिटी कम हो, पार्ट देयर ऑफ हो, तो वो क्या करेंगे, उस पार्ट के ऊपर प्रोराटा बेसिस पे क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, बट ड्यूटी तो क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। क्लियर। देन आफ्टर दैट, ये एग्जांपल मैंने कहा था, इसको करने की जरूरत नहीं, जस्ट इतना सा वर्ड सफिशिएंट आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट द लास्ट वर्ड आपने कौन सा पढ़ा था जी, जेंडर एंड नंबर। जेंडर में वर्ड आपने क्या पढ़ा कि मस्कुलिन जेंडर जो है, मेल इंक्लूड्स फीमेल, ही वर्ड इंक्लूड्स शी। तो जहां जहां भी लैंग्वेज जिस जिस तरह की यूज की गई है, बाय डिफॉल्ट वहां पे जो अदर जेंडर है वो भी अल्टीमेट साथ में साथ कंटिन्यू हो रहा। क्लियर। बट स्पेसिफिकली अगर किसी लॉ में स्पेशली एक स्पेसिफिक जेंडर को लिखा गया है, तो वहां पे उसका मतलब वही, जैसे उस सक्सेशन वाले में लिखा हुआ था मेल डिसेंडेंट्स, एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना, ठीक है ना, कि अगर वहां पे पर्टिकुलरली लिखा हुआ है कि मेल डिसेंडेंट्स, देन सक्सेशन में जो सक्सेसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन होगा सर, दैट इज द पॉइंट। क्लियर। नाउ आफ्टर दैट अब आता है जी नया टॉपिक अपना, पावर एंड फंक्शनलिटीज। क्लियर। लॉ में जगह जगह कुछ ना कुछ पावर्स किसी ना किसी लेवल पे अलग अलग वेरियस पर्संस को, डेजिग्नेशंस को क्या की गई हैं, प्रोवाइड की गई हैं। क्लियर। हम लॉ काफी पढ़ चुके हैं, मोस्टली अपन एंडिंग जोन पे ही हैं। एंड जहां पे आपने देखा द सीजी हैज द पावर, आरओसी हैज द पावर, आरडी हैज द पावर, एंड वो क्या होता है कि जस्ट उनको पावर देकर छोड़ दी, जो वो टाइम टू टाइम अपने आप क्या करेंगे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करेंगे। हमने तो विश्वास के बेसिस पे लॉ ने उसको क्या दे दी, पावर दे दी। एंड हमने इंटरप्रिटेशन वाले में पढ़ा था सर, पावर्स देने का मतलब ही क्या होता है, ताकि कल को वो अपनी ड्यूटीज प्रॉपर वे से क्या कर पाए, एनफोर्स कर पाए। नहीं ऐसी पावर्स देकर, मैंने कहा जी मान लो सपोज आप रजिस्ट्रार के पास सम्मन काटने की पावर, आपको मतलब इंस्पेक्शन पे मतलब बुलाने की पावर, अगर पावर दे रहा हूं तभी तो मतलब तुम आगे काम कर पाओगे। पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर अथॉरिटी दे रहा हूं किसी चीज की, पावर क्या है, अथॉरिटी, अगर किसी चीज की मैं पावर दे रहा हूं तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लगाई होगी, तभी तो मैं अथॉरिटी दे रहा हूं। पढ़िए, पावर्स कन्फर्ड, अब इसमें सेक्शन पढ़ना जी, सेक्शन 14 से शुरू हो रहा है 19 तक, सुनिए। पावर कन्फर्ड टू बी एक्सरसाइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम, हाँ जी। Whereby any central electoral regulation made after the commencement of this act, any power is conferred, then unless a different intention appears, that देखो power. ये कॉमन लाइन, अब तो अपन कल से मतलब जितनी लाइंस पढ़ रहे हैं ये आपको हमेशा मिल रहा है क्या, वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट का मतलब डीसी एक्ट 1897, एनी पावर, अगर कोई पावर कन्फर की गई है, बीच में सेफ्टी लाइन, अनलेस डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, ये भी कॉमन लाइन। अब लाइन कनेक्ट करो, एनी पावर इज अगर कन्फर्ड की गई है, मे बी एक्सरसाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज द ओकेजन। फॉर एग्जाम्पल लिख, सीजी हैज पावर, सीजी स्लैश आरओसी स्लैश आर डी, कुछ भी लिख लो, हैज पावर। कि हमने लॉ में कई बार लैंग्वेज ऐसी पढ़ी है जहां पे जगह जगह इन्होंने अपने आप को पावर देकर रखी हुई है, एंड उसमें कोई लॉ थोड़ी लिखा हुआ है,
लॉ में ये लिखा हुआ है सीजी हैज द पावर। बाकी जैसे कल अपना एक पॉइंट आया था इसी बात को लेकर, ये जब जब भी एनेक्टमेंट के अंदर वर्ड आया था ये वाला, कि कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी पावर किसी को डेलीगेट कर देती है। एनेक्टमेंट वाले की लास्ट लाइन थी जहां पे लिखा होता रूल्स एंड रेगुलेशन बी स्पीसीज ऑफ द क्या होते हैं, लेजिस्लेशन। उसी के नीचे लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, अपनी पावर डेलीगेट कर देती है टू अनदर पर्सन टू मेक सम रूल्स। तो कल को जब भी वो रूल्स बनाए जाएंगे वो भी तुम्हारे एनेक्टमेंट का ही क्या माने जाएंगे, पार्ट, सेम चीज। अब सीजी को अगर पावर दी गई है एज द ओकेजन रिक्वायर्स, जब भी कल को ये क्या बनाएगा, वो रूल्स रेगुलेशन बनाएगा, सर वो भी प्रॉपर लेजिस्लेशन की तरह क्या करेंगे, काम करेंगे। नाउ दिस सेक्शन अप्लाइज टू, हाँ जी, All central acts and regulation made on or after the 14th day of January 1887. एक ये लाइन आप कल से कॉमन देख रहे हैं काफी जगह कि मतलब ये स्पेसिफिक सेक्शन वाइज भी बता के जा रहे हैं। ये वाली पावर, ये वाला सेक्शन कौन से अनेक्टमेंट्स के ऊपर लगेगा, क्या लिखा हुआ है, दिस सेक्शन अप्लाइज टू ऑल सेंट्रल एक्ट मेड ऑन और आफ्टर द 14th डे ऑफ, मतलब इसमें रेट्रोस्पेक्टिविटी दी है। देख लो तेरे सामने एग्जांपल पढ़िए, रेट्रोस्पेक्टिविटी दे रहे हैं, नहीं ऊपर वर्ड क्या लिखा था, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। बेसिक सेक्शन आपका नंबर 1 ये क्या कह रहा था, जितने एक्ट 1897 के बाद बनेंगे, पर वही सबसेक्शन 2 ने क्या दे दी, रेट्रोस्पेक्टिविटी, कि नहीं सर जो 1887 के बाद भी बनाए जाएंगे, मतलब बीच में 10 साल थे, बीच में जो 10 साल में कोई सेंट्रल एक्ट भी बनाया जाएगा उसके ऊपर भी हम ये वाला सेक्शन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। रिलाइंग ऑन द सेक्शन 14, हाँ जी, The SC has held that the power under section 51 clause 13 of the state 3 subsection 3 of the states reorganization act 1956 can be exercised by the किसके द्वारा, चीफ जस्टिस एज एंड व्हेन द ओकेजन अरोज फॉर इट्स, जब भी ओकेजन सो डिमांड्स, इसको वर्ड बोलते हैं ओकेजन सो, जब भी वक्त के अकॉर्डिंग जरूरत पड़ेगी तो चीफ जस्टिस जो हैं वो अपनी पावर्स का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। नाउ पावर टू अपॉइंट इंक्लूड पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो, हाँ जी बोलो, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट इज पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो। पहली बात तो तुम्हारे लिए एक नया वर्ड जो आगे कमिंग पेज पे बार बार रिपीट होगा, एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है डेजिग्नेशन, एक पोस्ट। जैसे मान लो कैग, ये क्या है, पोस्ट, आरओसी पोस्ट, आरडी पोस्ट, ये डेजिग्नेशन है। तो वहां पे ये वर्ड क्या यूज कर देते हैं, एक्स ऑफिशियो, उस लेवल पे किसी पर्सन को अपॉइंट करने की पावर। पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो, पढ़िए, वेयर बाय एनी लेजिस्लेशन, हाँ जी, or regulation a power to appoint any person to fill any office or execute any function is अच्छा, टू conferred. फिल एनी ऑफिस, और वर्ड क्या लिखा हुआ है, और एग्जीक्यूट एनी फंक्शन इज कन्फर्ड देन अनलेस इट इज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। अगर तो आपकी अपॉइंटमेंट में कुछ ऐसे अलग से प्रोवाइडेड है तो अलग बात है। एनी सच अपॉइंटमेंट मे बी मेड ईदर बाय, आप उस पर्सन के नाम पे ऑर्डर निकाल दो, या बाय वर्च्यू ऑफ क्या लिखा हुआ है, एक बात बताओ, तुमने कंपनीज एक्ट पढ़ा, वहां पे किसी रजिस्ट्रार का नाम लिखा हुआ मिला या वर्ड मिला, द आरओसी, व्हाट डू मीन बाय आरओसी, इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग बोलो यार। आरओसी मतलब जो मौके वारदात पे जो भी प्रेजेंट रजिस्ट्रार होगा, मुझे क्या पता ऑल ओवर इंडिया कौन कहां पे किस टाइम पे है, रोज बदलियां होती रहती हैं, मैं क्या सबके नाम के ऑर्डर निकालूंगा। अब लाइक कोरोना में कितने सारे ऑर्डर्स डेली बेसिस पे निकलते थे, वो सीधा किसके नाम पे निकलते थे, पोस्ट के नाम पे। डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, या यहाँ एरिया का जो भी मान लो एसएचओ, मुझे क्या पता कौन है। मन करे मैं किसी के बाय नेम ऑर्डर निकाल दूं कि उसकी ड्यूटी ये बनती है फंक्शन परफॉर्म करने की, वो कहे सर मेरी तो बदली होगी, मैं तो जी दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया, मैं तो इस लेवल पे चला गया। लॉ कभी भी बाय नेम जल्दी जल्दी ऑर्डर नहीं निकालता, अगर जिस डेजिग्नेशन पे वो बैठा है, लाइक कैग। अब कैग एक ऐसी पोस्ट है जो कल को चेंज भी होती रहती है, सर हमने ड्यूटीज बंदे की नहीं लगाई, हमने ड्यूटीज उस कुर्सी की लगाई हैं, जो भी बंदा उसके ऊपर बैठेगा उसको वैसे फंक्शंस क्या करने पड़ेंगे, परफॉर्म करने पड़ेंगे।
अब पीछे वर्ड आया चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस का फिक्स्ड है कि ऑल ओवर सारी उम्र भर एक ही बंदा रहेगा। हाँ, अगर तुमने बाय नेम निकाल दिया तो उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, या बाय वर्च्यू ऑफ क्या निकाल दिया, ऑफिस डेजिग्नेशन। मान लो सपोज द डिप्टी कमिश्नर जो होगा वो अगले ने एरिया बेस देखना। मान लो पंजाब में ऑर्डर आया तो जो भी उसका मान लो डिप्टी कमिश्नर है, डीसी है, तो उसको ये फॉलो करना पड़ेगा ऑर्डर। अगला कोई जी ना मेरे नाम का तो ऑर्डर है ही नहीं। भाई हर जगह ऑल ओवर इंडिया का बाय नेम ऑर्डर निकालेंगे? नहीं। आप कभी भी ना कोई गवर्नमेंट अगर नोटिफिकेशंस देखते हो, उनके नीचे ना डेजिग्नेशंस मेंशन होते हैं कि दिस ऑर्डर इज अप्लाइड टू दीज डेजिग्नेशंस। और वो डेजिग्नेशंस में जो जो लोग सारे कवर हो रहे हैं ना, वो सबके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली लग गई। अलग है जी मेरे बाय नेम थोड़ी निकालेंगे। अगर निकाल दिया तो वो तो आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं अदरवाइज अगर बाय ऑफिस के नाम से भी निकाल दिया, फिर ऑफिस की सीट पे तुम बैठे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी बनती है। ये चीज एक्स ऑफिशियो इज अ लैटिन वर्ड। हाँ जी। which means by virtue of one's position or office. Provision under this section states that where there is a power to appoint, the appointment may be made by appointing the ex officio as well। एक लाइन ऊपर लिखो, यहां पे एक लाइन लिखो, लॉ में ड्यूटी स्लैश फंक्शंस, क्योंकि इसी के रिलेटेड भी आपको नीचे एक वर्ड और मिलेगा। लॉ में ड्यूटी स्लैश फंक्शंस उस पोस्ट की होती हैं, उस पोस्ट की होती हैं। सो जो भी पर्सन अपॉइंट होगा, सो जो भी पर्सन अपॉइंट होगा वो डायरेक्टली वो डायरेक्टली उस पोस्ट वाले सारे फंक्शंस, वो डायरेक्टली उस पोस्ट वाले सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा, उस पोस्ट वाले सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा। दैट मीन्स आपके कोई पर्टिकुलर नेम से ऑर्डर आना जरूरी नहीं है। अगर आप लेटेड भी आप मौके पे, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में तो बदलियां होती रहती, आप पहले किस डेजिग्नेशन पे थे, आपकी प्रमोशन होगी तो आप किसी नेक्स्ट डिपार्टमेंट के उसमें चले गए, जिस दिन जिस कुर्सी पे बैठोगे उसकी जो ड्यूटीज बनती हैं वो आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी। जैसे अगर एक मान लो एमएलए होना, एक एमपी होना और एक सीएम होना, कैबिनेट होल्डर होना, सबकी अलग अलग ड्यूटीज। आप जिसमें मान लो नवाजे जाएंगे, बिठाए जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपको फंक्शंस वैसे परफॉर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि वो ड्यूटीज किसी पर्सन की नहीं होती, वो ड्यूटीज उस ओहदे की होती हैं, उस पोस्ट की होती हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड पावर टू सस्पेंड। और ये तो अपनी पहली एग्जांपल के अंदर ही हो चुका था। जहां भी वर्ड पावर टू अपॉइंट लॉ ने दिया है, तो सस्पेंड करना, डिसमिस करना, ये भी ऑटोमेटिकली उसके अंदर ही इंक्लूडेड है। पढ़िए, द अथॉरिटी हैविंग, हाँ जी, for the time being, power to make the appointment shall also have power to suspend or dismiss any person appointed, whether by itself or any other authority in exercise of that power. yes, order 40 rule 1A of CPC 1908 which authorizes a court to appoint a, जहां पे कोर्ट को पावर दी गई है टू अपॉइंट अ, सर इट्स नॉट ओनली टू अपॉइंट अ रिसीवर, टू सस्पेंड और इवन अ रिमूव अ रिसीवर, कि अगर रिसीवर हटाना पड़ा, डिसमिस करना पड़ा, सस्पेंड करना पड़ा तो भी। आगे सर, even the article 229 of the constitution which empowers the chief justice to make appointment of the officers and servants of a high court has been interpreted to include a power to, ये तो एग्जांपल आ गई ना उसकी, मैं ये एग्जांपल तुम पहले भी पढ़ चुके थे स्टार्टिंग पॉइंट में। नाउ सब्सटीट्यूशन ऑफ वर्ड पढ़िए, क्या लिखा हुआ है सर, फंक्शनरीज। अब यहां पे पर्टिकुलरली जैसे मान लो ये जो फंक्शनरीज, पता है किसको कह रहा है? जो फंक्शन करने वाले जो लोग होते हैं वो तो चेंज होते रहते हैं, बट पोस्ट रिमेन्स द सेम। जैसे रजिस्ट्रार की बात करो, अब रजिस्ट्रार मान लो पहले मिस्टर ए था, अब मिस्टर बी आ गया, क्या मिस्टर बी को वेट करेगा वो अल्टीमेटली कि मेरे नाम का ऑर्डर कब निकलेगा? कि मैं तब जाके ड्यूटीज क्या करूंगा, परफॉर्म करूंगा, जब हमने आपको एक डेजिग्नेशन, एक ओहदा दे दिया एंड आपने ज्वाइन कर लिया उस ओहदे पे, सर उसी दिन से पर्टिकुलरली आपको वो ड्यूटीज क्या करनी पड़ेंगी, परफॉर्म करनी पड़ेगी। क्योंकि ये फंक्शनरीज क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती।
आज आप इस डिपार्टमेंट में हैं, कल को आप किस डिपार्टमेंट में होंगे, तो जहां भी जाओगे, जिस भी सीट पे बैठोगे, अल्टीमेट आप वैसा बिहेव करना शुरू कर दो। ये थोड़ी बाय नेम पर्टिकुलर आपके नाम का कोई ऑर्डर निकलेगा। पढ़िए, इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। हाँ जी। It shall be sufficient for the purpose of indicating the application of a law to every person or number of persons for the time being executing the functions of an office. टू मेंशन द क्या, ऑफिशियल टाइटल। जरूरी नहीं कि उनके पर्सनल नाम पे तुमने क्या निकालना है, कोई नोटिस निकालना है, उनका ऑफिशियल टाइटल डाल दो, ऑफ द ऑफिसर एट प्रेजेंट एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन, और दैट ऑफ द ऑफिसर बाय whom द फंक्शंस आर कॉमनली एग्जीक्यूटेड। एक लिख यहां पे साइड पे। अगर जैसे एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे, आरओसी की एग्जांपल है। पहले आरओसी कौन था, मिस्टर ए। अब इसको चेंज करके किसको बना दिया गया, मिस्टर बी। इसके बेस पे लिखवाऊंगा ना कि पहले कौन था, मिस्टर ए, अब किसको बना दिया गया, मिस्टर बी। साइड पे लिख। अगर आरओसी चेंज हो गया, अगर आरओसी चेंज हो गया, देन फंक्शन थोड़ी चेंज हो जाएंगे। देन मैं कह दूं जी, मतलब ये कोई अपने आप में पर्सनल फंक्शंस परफॉर्म करता था, अरे उसके पास इतनी हिम्मत ही नहीं है। आरओसी सिर्फ वही काम करेगा जो आरओसी की पोस्ट पे बैठकर वो कर सकता है, और वो ड्यूटीज फंक्शन ऑलरेडी कहाँ है, प्रिस्क्राइब्ड है। मैं कौन सा, अच्छा मैं कह दूं ये आरओसी बढ़िया था, वो अच्छा नहीं था, सर फंक्शन तो सेम ही होंगे, फंक्शन थोड़ी चेंज हो जाएंगे। हाँ, करने का मैनर होता है अपने आप का, सिंपल सी बात है, वो अलग चीज हो सकती है, बट फंक्शन जो पुराने वाला कर रहा था वो नए वाला भी करेगा। काम थोड़ी चेंज हो जाएंगे, वर्ड के लास्ट, फंक्शन थोड़ी चेंज हो जाएंगे, फुल स्टॉप। सिर्फ पर्सन चेंज होता है, सिर्फ पर्सन चेंज होता है, पोस्ट तो वही रहती है। मतलब डेजिग्नेशन तो वही रहेगा, पोस्ट तो आपकी वही रहेगी, वो थोड़ी इतना चेंज हो जाएगी। दैट इज, पोस्ट तो वही रहती है। चलिए, अच्छा ये आपका एप्लीकेबल कहां से होगा, ये रेट्रोस्पेक्टिविटी दे रहा है प्रीवियस दोनों से, 1868 भी और 1887 भी। नाउ सक्सेसर्स, यस प्लीज हाँ जी, वर्ड। इन एनी, In any central act or regulation made after the commencement of this act, it shall be sufficient for देख the मोस्टली purpose. पढ़ता है क्या बोल रहा है, इट शैल बी, ये बहुत होगा। अगर जैसे आपने उसका टाइटल मेंशन कर दिया, बस बहुत है। जरूरी नहीं कि उसके नाम का ऑर्डर आप क्या करोगे, अलग से बनाकर दोगे, कोई जरूरी नहीं। उसने वर्ड क्या बोल दिया, इट शैल बी सफिशिएंट, अगर इतना भी लिखा हुआ है ना, ठीक है। पढ़िए, फॉर द पर्पज ऑफ इंडिकेटिंग द रिलेशन ऑफ द लॉ टू द, किसको, सक्सेसर्स ऑफ एनी फंक्शनरीज। अच्छा, कई ऐसी पोस्ट होती हैं जैसे ये लैंग्वेज लिखी जाती है, लाइक रजिस्ट्रीज वगैरह के केस में, जब हम सेल डीड वगैरह नॉर्मल बनाते हैं ना, वहां पे ये वर्ड चलता है, this memorandum, this clause, this T and C is not only applicable on to the सामने वाला पर्सन, इवन उसका कोई आगे सक्सेसर जो आएगा। क्लियर, मान लो सपोज इस पर्सन की डेथ होगी, कल को सामने कौन आएंगे, उसके एलआर, वो कहे हाँ ये तो हमारे बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ। मैं कह लाइन ध्यान से पढ़ लो, वहां पे क्या लिखा हुआ है कि हमारे बीच में जो ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, मेरे साथ में ये लिखने पड़ते हैं वर्ड्स, hereinafter referred to as the first party, which includes their successors, executors, administrators, कल को कोई भी आए, सबके ऊपर ये क्लॉज, ये बाइंडिंग क्या होगा, माना जाएगा। नहीं अगला क्या कहेगा, आते रद्द कर देगा। हमेशा ये बात वहां पे लिखी जाती है कि सर कल को मान लो आपसे, जैसे कल वो राइट ऑफ वे वाली बात थी, कि मान लो हमने आपके रास्ते में से कुछ रास्ता क्या करा, शेयर करा, अब आप तो पैसा लेके एग्रीड हो गए, रजिस्ट्री में हमने लिखवाया नहीं, एंड अल्टीमेट वहां पे ये वर्ड मेंशन नहीं था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जो है बाइंडिंग होगा किसके ऊपर, सक्सेसर्स के ऊपर। आने वाला रास्ता बंद भी कर सकते हैं। इसीलिए लैंग्वेजेस ये वर्ड समझने पड़ते हैं कि सर इनका मतलब क्या है। क्यों, अगर ये वर्ड ना लिखा गया, सक्सेसर्स तो परफॉर्म करेंगे नहीं, हमारे पे बाइंडिंग थोड़ी है, हमारे साथ एग्रीमेंट तो हुआ ही नहीं, एंड हम तो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है। स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अलाउड, आप मेरे को स्यू कर ही नहीं सकते, ना मैं आपको ना आप मुझे। इसीलिए हमेशा जैसे कहते हैं ना, कहा था कॉविनांट्स रनिंग विद द लैंड, काइंड ऑफ दैट, ये वही वर्ड चलते हैं। हमने सक्सेसर भी बीच में, कंडीशंस भी पक्के आने वाले फ्यूचर के लिए भी लगा दी कि तुम क्या, तुम्हारे आने वाली पुश्तें भी इस चीज से क्या होंगी, बाइंड होंगी। क्लियर, पढ़िए,
यस हाँ जी, फंक्शनरीज और ऑफ कॉर्पोरेशंस हैविंग परपेचुअल, कुछ डेजिग्नेशन ऐसे होते हैं जो परपेचुअल सक्सेशन वाले होते हैं, आगे से आगे चलते रहेंगे। तो कहते हैं सर ये वाला पॉइंट भी ना फिर आगे से आगे कंटिन्यू रहेगा, सक्सेसर्स को भी इंक्लूड करेगा, टू एक्सप्रेस इट्स रिलेशन टू द फंक्शनरीज और कॉर्पोरेशन। एक साइड पे लैंग्वेज लिख, जो भी सक्सेसर आएगा, जो भी सक्सेसर आएगा, जो भी सक्सेसर आएगा वो सेम फंक्शन ही परफॉर्म करेगा, वो सेम फंक्शन ही परफॉर्म करेगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके सामने दिखा रहा हूं, ये एक मेमोरेंडम है किसी पार्टी के बीच में जो हुआ। अब इसमें द पार्टी का नेम जो भी है, क्लियर, लास्ट ये लाइन पढ़ो, हियर इन आफ्टर रेफर टू एज द विच एक्सप्रेशन शेल unless it be repugnant to the context or meaning there. Safety line, clear? Be deemed to mean and include its successor, assignees and will be known as, क्या मानी जाएंगी, पार्टी ए। अच्छा, पूरे डॉक्यूमेंट में इनका नाम बार बार नहीं लिया जाएगा, इनको हमने क्या बोल दिया, या फर्स्ट पार्टी, क्लियर, फर्स्ट पार्टी, दोनों चल सकते हैं। अब नीचे अगर डॉक्यूमेंट में पढ़ूंगा, वहां पे क्या लिखा होगा, द फर्स्ट पार्टी जो है, ये सेकंड पार्टी विल पे द अमाउंट टू द फर्स्ट पार्टी। तो फर्स्ट पार्टी का मतलब ही क्या है, दिस पर्सन। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन के साथ ही नहीं, इनके आने वाले आगे जो सक्सेसर्स एंड इवन देख वर्ड, ये अपना बेनिफिट किसी और को साइन कर दें, एंड दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज असाइनी। वो अपने साथ मान लो लड़ाई झगड़ा करे, नहीं कर सकता, हमने पहले बीच में मेंशन करा हुआ। ये लीगल थिंग्स रखनी पड़ती हैं, मान लो एग्जीक्यूटर्स वर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर्स वर्ड, कई चलते हैं। अपने को नहीं इन चीजों की नॉलेज होती कि पता नहीं क्या इसमें क्या लिखा हो, कल को जब देखना पड़ता है ना लॉ के पॉइंट से, एंगल से, मतलब यही ड्राफ्टिंग की नॉलेज होती है, यही ड्राफ्टिंग की नॉलेज होती है। जैसे नॉर्मली डीड एक नॉर्मल किसी पर्सन से लिखवा लो, और एक अच्छे पढ़े लिखे वकील या किसी बढ़िया सीए से लिखवा के देखो, वो ऐसे ऐसे क्लॉजेस डालेगा, बंदा बच ही नहीं पाएगा, या इतने सेफ्टी क्लॉज बीच में लेके चलेगा। माइंड चाहिए, माइंड चाहिए। लीगल वर्क ऐसा नहीं है सर, आपा लोग तो कुछ भी नहीं पढ़ते, ठीक है, उठा के कागज पे साइन करके दे आए, हमें तो ये भी नहीं पता कागज में लिखा क्या हुआ है, अगर लिखा भी हुआ है समझ ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि उसका मीनिंग क्या है। तभी आप लोगों को इंटरप्रिटेशन, जर्नल क्लॉजेस, ये टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, बिकॉज कल को आपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, रीड करने हैं, ड्राफ्ट करने हैं। आपको इन चीजों की नॉलेज नहीं होगी, फिर क्लाइंट आपको अप्रोच क्यों करेगा, आपके पास आने का फायदा क्या हुआ अगर आपको इन चीजों की नॉलेज नहीं है। ये चीजें बड़ी बेसिक नॉलेज का पार्ट बनती है, नॉट ओनली द बुक्स, ठीक है, नॉलेज आप अपनी कंटेन करो, बट द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो ऐसे नहीं आएगा, ओवर द टाइम है। आज भी अगर पुराने सीएस अगर आपको मिलते हैं, वो कहते हैं हम अपने आप में रिच इन एक्सपीरियंस है, हमारे में बहुत है, वो आज भी कहते हैं जितना रीजनेबल हमें पता है, टू द बेस्ट ऑफ अवर नॉलेज। वो कभी नहीं कहते वी आर परफेक्ट, परफेक्ट कौन है सर, कोई भी नहीं। वो आज भी हमेशा कहते हैं बड़े से बड़े सीए जितने भी मिलेंगे, हम तो आज भी सीख रहे हैं। वो उल्टा आपको कहेंगे कुछ मन करे यंग जनरेशन से हमें सीखने को मिले कुछ नई चीजें, वो आज भी लर्निंग स्टेज में, लर्निंग कभी खत्म नहीं होती, लर्निंग हर स्टेज पे कंटिन्यू रहती ही रहती है। आपको किसी बड़ों से सीखने को मिल रहा है या छोटों से सीखने को मिल रहा है, सीखने को तो मिल रहा है। अब वो इस चीज का मेन फील करते हैं कि हमारी पास्ड आउट है 2000s में, आज हो चुकी है 2025, एंड कितना कुछ क्या हो चुका, चेंज हो चुका। उनको तो अगर पुराने सीएस को अगर बात करें, लिटरली उनको टैक्स ऑडिट भी फाइल नहीं करना था, रिपोर्ट भरनी भी नहीं आती, कहाँ भरना है क्या नहीं, बस ठीक है। हमारे तो कंसल्टेंसी चलती है, बाल बच्चे रखे तो हैं, ये करेंगे अपने काम। उनका बस वैसे एक्सपीरियंस है चीजों में डील करने का, और रिपोर्ट बनाना ही सब कुछ थोड़ी है यार, स्टाफ है ठीक है काम करेगा। एंड 25 साल बाद भी अगर आप खुद ही इतना काम कर रहे हो यार, फिर फायदा क्या हुआ 25 साल का, फिर 25 साल में आपने क्या करा, आपने क्या ग्रो करा। तो धीरे 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 आगे पावर्स क्या होती रहती हैं, डेलीगेट होती रहती हैं, वो तो फिर
नेक्स्ट ऑन मोस्टली एक लेवल पे मैंने पहले भी आपको बताया था, आजकल जितने सारे मतलब सीनियर सीएज है ना, वो धीरे धीरे जिनको मान लो 25 साल 30 साल प्रैक्टिस में हो चुके, वो काइंड ऑफ साइनिंग अथॉरिटी से तो बाहर ही आ गए। क्यों? वो इतनी वेल रेपुटेशन अचीव कर चुके हैं रिगार्डिंग दैट कि अब खराब करने का फायदा नहीं है। वो उल्टा क्या करेंगे, कोई ना कोई फ्रेशर्स, कोई और सीएस जितने भी प्रैक्टिस में आना चाहते हैं उनको फर्म में इन्वॉल्व कर लेंगे। स्टैम्प साइनिंग उनकी चलेगी, बैकग्राउंड हम बैठे हैं, पर वो खुद साइन नहीं करेंगे। बहुत कम है, बहुत कम है, मतलब जो करने लग जाते हैं, अदरवाइज काफी तो कंसल्टेंट, उनका काम ही कंसल्टेंसी से काम पूरा हो रहा है, जरूरत ही नहीं हमें कुछ और करने की। दिन में सिलेक्टेड टाइम आना है, अल्टीमेटली 1-2 घंटे के लिए बस, क्लाइंट्स को पहले टाइम दिया हुआ है, मीटिंग्स ऑलरेडी फिक्स हैं, 2 घंटे ऑफिस आना है, दैट्स इट। बाकी पीछे संभाल रहे हैं सारा काम। मतलब इतने नेक्स्ट लेवल तक की भी प्रैक्टिस पड़ी है कि मेरे जो बैकएंड पे बैठे हैं मैनेजर एंड ऑल, वो सब डील वगैरह करके रखेंगे, फीस वगैरह ऑलरेडी डिपॉजिट है, मैंने तो आना है जस्ट हाफ आवर की मीटिंग लेनी है, बैक टू होम, अपने अदर काम, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। चंडीगढ़ में तो बहुत, चंडीगढ़ क्या चलो ऑल ओवर जितने हम तो चलो मिलते हैं यार, मतलब फील होता है कि वाकई में यार बंदा जी रहा है, इज्जत है हर तरफ, मतलब अल्टीमेटली जितना भी जिस भी लेवल पे अगले ने चीज बनाई है, एंड धीरे 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 पूरा फॉर्मली सिस्टम बना लेते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन वाला काम, एथिक्स काम कर। और लास्ट में जाकर अनएथिकल काम थोड़ी करोगे इतने सालों में जाके, तब तो रेपुटेशन आपकी, रिकॉग्निशन नीड्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं, फिर ऐसे काम करते वैसे डर लगता है। पर ये चीजें मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि रिगार्डिंग दिस स्कोप बहुत है बनाने पे। आप कैसा बना सकते हो? देखो सिंपल सी बात है, आपने आइडल किसको माना? एक अच्छे रेप्यूटेबल स्टैंडर्ड के लोगों को मानोगे तो वैसा बनोगे। नॉर्मल किसी को देखोगे, हमेशा आपको दो चीजें दिखती हैं, या पॉजिटिविटी दिखती है या नेगेटिविटी। अब आपने किसको फॉलो करा वो तो उस पर डिपेंड करता है ना। अगर ऐसे तो हम कहते हैं सर डॉक्टर भी हर दुनिया में कामयाब नहीं है, ऐसे भी हैं जिनके लाइनें लगी पड़ी हैं, मतलब महीने महीने की अपॉइंटमेंट है, तुम बीमार आ जाओ सर 1 महीने बाद आना, डॉक्टर फ्री नहीं है। क्यों? अपॉइंटमेंट्स बुकड है भाई, क्या करें, पेशेंट इतने। और वो भी हैं जिसके पास कुछ जाके राजी नहीं, भी हुई ना उल्टी सीधी गोली दे दे। ये तो हर तरफ है, अब इंजीनियर्स की कह लो सर, हर तरफ है। आप अल्टीमेट आप किसको आइडल मानते हो उसके पे डिपेंड करता है, बट स्कोप बहुत है, काम बहुत है। हाँ बट एकदम से नहीं है, देख सिंपल सी बात कह देगी, आजकल मेन प्रॉब्लम यही चीज की आ रही है यंग जनरेशन में मोस्टली, कि पैदा हुए नहीं, आते सार ले आओ जी मेरे पैसों के बैग कहाँ पे, आपने कहा था पैसा ही पैसा होगा, कि सर आप कह रहे थे हाँ टैचियां भर भर के आएंगे, मैं वही देख रहा हूँ, काम तो कर नहीं रहा। काम करना पड़ेगा, 1 साल 2 साल 3 साल, आय की अलग लेवल की डिस्कशन है, जॉब में जाना, प्रैक्टिस में जाना, इंडस्ट्री में जाना, बट एक एम आपको अपना क्लियर होना चाहिए, आपको खुद अपना अंदर से पता होना चाहिए कि मैंने अपने लिए क्या सोचा। इंस्टेंट मनी रिक्वायरमेंट है फिर तो जॉब, लॉन्ग टर्म मनी रिक्वायरमेंट है तो प्रैक्टिस। बाकी सोच लो, समझदार आप हो, ठीक है ना, हम तो यही कह सकते हैं, हमसे ज्यादा सियाने हो आप, कि आपको फ्यूचर किस में चीज में दिखता है, पर बनाना पड़ेगा। प्रैक्टिस पेशेंस वाला काम है, कम से कम ये मान के चलो 4-5 साल। हाँ फिर वो 4-5 साल, वो तो कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस आप आज की डेट में भी कहते हो, ये थोड़ी आपने ओपन करा 2 साल में रिस्पॉन्ड वगैरह, 2-3 साल तो चक्कर घूमने में लगते हैं, मार्केट में रेपुटेशन जाने में लगते हैं, तो जाकर फिर वो जो गेड़ा देगा ना उसके बाद, वो फिर सीधा आपको नॉर्मल से सुपर प्रॉफिट्स में लेके जाएगा, फिर एकदम से काम बढ़ेगा। मेंटेन कर गए, लेवल ऊपर ले गए। बट जॉब अपने आप में एक अलग सिनारियो है। जॉब आपकी इंस्टेंट मनी रिक्वायरमेंट्स को क्या करता है, पूरा करता है, बट वो हमेशा एक रिस्ट्रिक्टेड स्कोप है, एक पिंजरे का शेर, एक जंगल का शेर, फर्क दोनों में आप समझते हो। जॉब अपने आप में क्या है, एक पिंजरे का शेर, जो चाबुक के डर से उल्टा पलटी कुर्सी पे बैठना सीख जाएगा, बस उतना सा, पर रहेगा तो उतने दायरे में, उससे ऊपर नहीं जाएगा। और एक जंगल का शेर है सर, आपके ऊपर है, हाथ पल्ला मारो, जितना कर सकते हो सारा जंगल तुम्हारा।
वो हिसाब है। तो ये डिसीजंस एक अलग लेवल के होते हैं, बट ड्यूरिंग द जर्नी आप लोगों को अपना क्लैरिटी कर लेनी चाहिए कि आपका व्यू पॉइंट क्या है, आपको किस चीज में जाना चाहिए, आपको मतलब नेक्स्ट आगे क्या फ्यूचर मतलब बनाना है रिगार्डिंग दैट। क्योंकि फिर आर्टिकलशिप में वो चीजें बड़ी मैटर करती हैं। फिर तो बंदा ना आर्टिकलशिप में बड़ा जी जान लगा के सीखता है, क्योंकि मेरे को बनने के बाद साथ क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब जिसने मान लो जाना ही जॉब में, यार क्यों इतना आर्टिकलशिप में मर रहे हो, क्या जरूरत पड़ी है पर्टिकुलरली। सिंपल सॉर्टेड करो। और वैसे भी हम कहते हैं आर्टिकलशिप इतनी मैटर मेरे लिए तो बिल्कुल करती नहीं, ना साहिल सर ना हम तो मानते ही नहीं। हम कहते हैं यार वो सीए के पास जाओ, वो प्रिंसिपल ढूंढो जो खुश मिजाज हो, तंग ना हो। क्यों, अगर वो खुद तंग होगा वो तुम्हें तंग करेगा, सिंपल सी बात है। हम कहते हैं ऐसा प्रिंसिपल ढूंढो, ऐसा सीए ढूंढो जो अल्टीमेटली खुद अपनी पूरी ऐश करता हो। क्यों, वो तुम्हें ऐश करवाएगा। आप पूछोगे मैं सर आज 5 बजे चला जाऊं,